हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, जिसका काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्योत्तर काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं: स्थानीय वंश, विदेशी आक्रमण। स्थानीय वंश के अंतर्गत हम शुंग, कण्व, सातवाहन वंश पढ़ेंगे और विदेशी आक्रमण में हम यवन, शंग, पहलव, कुषाण पढ़ेंगे। जो ये मौर्योत्तर काल है, इसको वैदिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ इतिहासकार मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग मानते थे, लेकिन आधुनिक अवधारणा ने इस तथ्य को खंडित कर दिया। इसलिए मौर्योत्तर काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता कौटिल्य, जिसको अपने विष्णुगुप्त भी कहते हैं, राजप्रसाद के समीप यज्ञशाला का उल्लेख किया है, लेकिन किसी भी राजकीय वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान का उदाहरण मौर्य काल में नहीं मिलता। शुंग एवं कण्व वंश दो ऐसे वंश हैं जिन्होंने शासन को स्थापित भी हत्या के द्वारा किया और उनका अंत भी हत्या के द्वारा किया गया। तो आज हम मौर्योत्तर काल के स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। मौर्योत्तर काल के स्रोत दो भागों में विभाजित होते हैं: एक साहित्यिक स्रोत, एक अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य को लेंगे। स्वदेशी साहित्य के अंतर्गत भी हम एक धार्मिक साहित्य लेंगे और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य लेंगे। तो सर्वप्रथम अपने बौद्ध ग्रंथ लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान, इसके अंदर शुंग वंश के प्रथम शासक या हम कह सकते हैं शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किया गया है। ललित विस्तार, यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है। मंजूश्री उल्क, इसके अंदर भी मौर्योत्तर काल का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्हो मिनांडर नामक यूनानी शासक के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। फिर हम लेते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है मेरुतुंग की थेरावली। जो ये मेरुतुंग की थेरावली है, इसमें आपको ध्यान देने बात यह है कि मेरुतुंग इसका लेखक है। इससे हमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली, पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, मनुस्मृति जिसके रचयिता जिसे विश्व का प्रथम मानव भी कहा जाता है, मनु ब्रह्मवंश के थे। मालविका अग्निमित्र, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यज्ञ की पुष्टि मिलती है और जो ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, इसका कार्यभार पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इसकी रक्षा का भार संभाला था। इससे हमें शुंगकालीन गतिविधियों की जानकारी मिलती है। हरिश्चरित, जिसके रचयिता बाणभट्ट है, इससे पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है तथा शुंग को अनार्य बताया गया है। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। इससे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, जो एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। गार्गी संहिता के युग पुराण में हमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलते हैं। ये तीन ग्रंथ हैं जिनमें गार्गी संहिता, कालिदास के पहले नाटक मालविका अग्निमित्रम और पतंजलि के महाभाष्य, इन तीनों के अंदर यवन आक्रमण का वर्णन किया गया है। पुराणों के अंतर्गत मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इससे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तारानाथ से हमें शुंगों के धार्मिक जीवन की नीति का उल्लेख मिलता है। हरिवंश ने पुष्यमित्रों को शुंग बताया है और हरिवंश ने पुष्यमित्र द्वारा धारण की गई सेनानी तथा कश्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। विदेशी साहित्य, नेचुरल हिस्टोरिका, इसके लेखक है प्लिनी, इसकी भाषा है लैटिन और इसका काल है 77वीं ईस्वी। इससे हमें व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एरियन सी, इसके लेखक अज्ञात है। इसका काल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80 ईस्वी से 115वां ईस्वी। इससे हमें प्रथम शताब्दी के व्यापार की जानकारी मिलती है। जियोग्राफी, इसके लेखक टोलमी है। भूमध्य देशों के व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। काल इसका 150 ईस्वी।
अभिलेख शेषाख्य, अयोध्या का अभिलेख जो धनदेव द्वारा रचित, बेशन नगर का अभिलेख हेरोडोटस द्वारा रचित, कटारगढ़ बिहार जिसके हमें सुरक्षा प्राचीर मिलने का साक्ष्य मिलते हैं, नानागढ़ अभिलेख, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, एक राजसूय युग सहित कुल 18 युगों का वर्णन, नासिका अभिलेख, गौतमी पुत्र शातकर्णी, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन शंखवंश, अमरावती लेख, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं